देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। नए साल के मौके पर कुछ परिवारों के लिए बेहद दुखद खबर भी आई। कटरा में वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए श्रद्धालु भगदड़ का शिकार हो गए और जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। भगदड़ में 15 लोग घायल हुए। हादसे की जांच के लिए प्रधान सचिव की अगुवाई में एक टीम भी बना दी गई है और वहीं श्राइन बोर्ड का कहना है कि भगदड़ 2 गुटों के झगड़े के चलते हुई थी। मौका नए साल का था। रात 2:15 बजे के करीब वैष्णो देवी भवन पर श्रद्धालुओं का हुजूम जमा था। देखते ही देखते गेट नंबर 3 पर भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। वैष्णो देवी में पहली बार ऐसा हादसा हुआ है। श्रद्धालु इसमें प्रबंधन की गलती बता रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन के अंदर आने की इजाजत दी गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग जमा हो गए। वहाँ पे पुलिस की इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जैसे डिवाइडर लगा नहीं सकते थे, उन्होंने आने जाने वालों को मिक्स कर दिया। फिर पुलिस ने मेरी आंखों के ही सामने पुलिस ने खुद ने धक्के मारे पब्लिक को। भीड़ भाड़ था, उधर से धक्का मारा जा रहा था, इधर से धक्का मारा जा रहा था, तो उसमें बच्चे जो छोटे छोटे थे तो वो दब रहे थे, महिलाएं दब रही थी। तो बस ये है कि जो बीच में फंस गया था वो निकलने की कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर कैसे निकलूं। आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी? हाँ बिल्कुल गलती थी, क्योंकि इसलिए गलती थी उनकी क्योंकि जो यहाँ पे जो मतलब जो यात्री पर्ची होती है उन्हें उस हिसाब से ऊपर भेजना चाहिए था। उन्होंने इतनी पर्ची काट दी कि ऊपर अंधाधुंध लोग हो गए और पैर रखने की भी जगह नहीं थी और उन्होंने इकट्ठे लोग छोड़ दिए। हादसे का शिकार हुए ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आए थे। इनकी उम्र 24 से 38 साल के बीच थी। सूत्रों का कहना है कि 20,000 की क्षमता वाले भवन में 40,000 से ज्यादा लोग जमा थे। श्रद्धालु ये भी बता रहे हैं कि भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे हालात और बिगड़ गए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हादसे पर अफसोस जताया है। महत्वपूर्ण घटना हुई है जिसमें 12 श्रद्धालु अपनी जान गंवाए। तुरंत ही रेस्क्यू किया गया लोगों को और 16 लोगों को अस्पताल लाया गया। कुछ एक वर्षों में देखने को मिला है कि न्यू ईयर ईव पर एक ट्रेंड आया है। बहुत बड़ी संख्या में युवा यात्रा करने आते हैं। जो ट्रेडिशनल डेवोटीज थे गुजरे जमाने में वो अधिकतर त्योहारों के मौसम में आते थे, परंतु देश के प्रधानमंत्री स्वयं देखरेख कर रहे हैं, पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हादसे में घायल लोगों का नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसका संचालन श्राइन बोर्ड के हाथ है। यह पहली दफा है जब माता वैष्णो देवी यात्रा में भगदड़ मची, 12 लोग मारे गए, दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए। प्रशासन ने एक आला सतही जांच के आदेश दिए हैं और यात्रा को दोबारा बहाल किया गया है, लेकिन साल के पहले दिन कई श्रद्धालुओं को दर्शन के बगैर ही वापस लौटना पड़ा। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं और बीजेपी का सौगातों का जो सिलसिला है वो जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ का दौरा करेंगे। मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी करेंगे। 700 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी बनकर ये तैयार होगी और इसके साथ ही पीएम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों को नमन भी करेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री अघोरनाथ मंदिर में है, वहां वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो 700 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी जो है ये बनकर तैयार होगी, जिसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इसमें मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है उसका शिलान्यास आज करने वाले हैं। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री लगातार जो सरकार की योजनाएं हैं उनका शिलान्यास कर रहे हैं और कुछ जगहों पर लोकार्पण के कार्यक्रम भी हुए हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश ये है कि जो अपने काम किए हैं पिछले 5 सालों में उन्हें जनता तक पहुंचाएं और एक बार फिर से सत्ता में वापसी बीजेपी की हो पाए।
तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री अघोरनाथ मंदिर में पहुंच गए हैं और हम जानते हैं कि लगातार कोरोना को लेकर चिंताएं जाहिर की गई हैं और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, क्या चुनाव कराए जाने चाहिए। लेकिन तमाम पार्टियां जो हैं उन्होंने चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग से कहा है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं और उसके बाद अब चुनाव आयोग ने जो 3 दिनों की उत्तर प्रदेश की समीक्षा की थी उसके बाद ये तय किया है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। लेकिन ये सवाल भी सोशल मीडिया पर बार बार उठाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री इन दौरों में मास्क पहने हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जगह शिवलिंग पूजा करने के लिए आते थे। तो इस वक्त अघोरनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं जहां पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी जाएंगे जहां पर उसका शिलान्यास होगा। यहां पर अभी पूजा पाठ का कार्यक्रम जो है अघोरनाथ मंदिर में चल रहा है प्रधानमंत्री का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ हैं और इस बार के चुनाव बीजेपी के लिए खासे मायने रखते हैं क्योंकि हाल ही में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को काफी उम्मीदें थी कि जीत मिलेगी, लेकिन वो जीत नहीं मिली। अब जिसके बाद उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होने के नाते बेहद मायने रखता है यहां पर जीतना बीजेपी के लिए और तमाम पार्टियां जो हैं वो एड़ी चोटी का जोर यहां पर लगाती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर में जनता जो है वो किसे चुनती है। तो प्रधानमंत्री आज मेरठ का दौरा करने के लिए निकले हैं। यहाँ पर अघोरनाथ मंदिर में वो पहुंचे। पूजा अर्चना का कार्यक्रम इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अपने राजनीतिक जीवन में ये उनका पहला विधानसभा का चुनाव होगा। आपको बता दें कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ एमएलसी हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये जरूर कहा है कि पार्टी जहां से कहेगी वहीं से चुनाव लड़ूंगा। आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। यहाँ के हमारे विधायक तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कई दलों की साख दांव पर लगी हुई है और उसमें से एक पार्टी है समाजवादी पार्टी। सभी दल चुनाव में वादों की झड़ी लगा रहे हैं और इसी क्रम में सपा के अखिलेश यादव ने यूपी की जनता से वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो 300 यूनिट घरेलू बिजली वो फ्री देंगे। इसके साथ ही किसानों को पहले की तरह ही सिंचाई की सुविधा भी फ्री में दी जाएगी। हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं जहां पर हुई एक मुठभेड़ एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। इसमें मारे गए 3 लोगों के परिजन मुठभेड़ को फर्जी बता रहे हैं, लेकिन पुलिस इससे इनकार कर रही है। एसआईटी जांच में भी पुलिस वालों को क्लीन चिट मिल चुकी है और एनकाउंटर को गलत बताने वालों को पुलिस वाले अब कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। क्या नेता और मीडिया किसी पुलिस जांच पर सवाल खड़े कर सकते हैं, जिसने श्रीनगर के हैदरपोरा में हुई विवादास्पद मुठभेड़ में पुलिस वालों को क्लीन चिट दे दी? जम्मू कश्मीर पुलिस कहती है नहीं, बस अदालत फैसला करेगी। न नेता, न मीडिया और न 15 नवंबर की मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिजन। पुलिस ये चेतावनी भी दे रही है कि इस जांच को लीपापोती बताने वालों पर कार्रवाई होगी। जज डिसाइड करेगा ये खरा बुरा है। ये तो पॉलिटिशियन नहीं करेगा, फैमिली मेंबर नहीं करेगा, मीडिया वाला नहीं कर सकता है कि कॉम्पिटेंट है, तो कोई राइट नहीं है। Anybody having any evidence? हम बयानों को लेकर आहत हैं। अगर उनके पास सबूत है तो उन्हें जांच कमेटी के सामने पेश करने चाहिए। कानून अपना काम करेगा। Conducting the inquiry.
And if they still have something, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने पलटकर जवाब दिया कि उन्हें डरा कर चुप करना काम नहीं आएगा और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। पुलिस की रिपोर्ट गलत है सर। पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए वो किया है, पुलिस ने उनको मारा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और पुलिस को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। मंगलवार को एसआईटी की टीम ने अपने नतीजे में बताया कि आतंकियों ने दो लोगों, एक डॉक्टर और एक कारोबारी को मुठभेड़ के दौरान या तो कवच की तरह इस्तेमाल किया या फिर उन्हें मार डाला। साथ ही एसआईटी ने डॉक्टर मुदासिर पर आतंकियों के साथ सांठगांठ और कारोबारी अल्ताफ भट्ट पर सूचनाएं छुपाने का आरोप लगाया। इस मुठभेड़ में मारे गए 3 लोगों के परिजनों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने उन्हें फर्जी मुठभेड़ में मारा है, जबकि एसआईटी प्रमुख का कहना है कि तीसरा मारा गया शख्स आमिर मागरे एक पाकिस्तानी आतंकी का करीबी था और उसकी गतिविधियां बताती हैं कि वो भी आतंकी था। दूसरी तरफ आमिर के पिता मोहम्मद लतीफ मागरे आतंकवाद विरोधी मुहिम के लिए जाने जाते हैं। उनका दावा है कि वो बेगुनाह था और उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अर्जी दी है। हैदरपुरा इनकाउंटर पर पुलिस की जांच पर हम सवाल नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या सवाल करना और तनकीद करना भी एक जुर्म बन गया है। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कोरोना के खतरे की बात करते हैं और इस बीच में लगातार अलग अलग जगहों पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। आगरा में सैलानी नए साल के मौके पर ताजमहल के दीदार के लिए पहुंचे। सर्द मौसम होने के बावजूद ताजमहल देखने के लिए सैलानियों की भीड़ साफ देखी जा रही थी और अच्छी खासी तादाद में यहां पर लोग पहुंचे थे नए साल के मौके पर। हालांकि हर जगह ऐसी स्थिति नहीं है। बेंगलुरु में कोरोना और कर्फ्यू के चलते नए साल की रौनक फीकी रही, क्योंकि पूरे राज्य में रात का कर्फ्यू लागू है। हालांकि बाहरी बेंगलुरु में कुछ जगहों पर छुपकर जश्न जरूर मनाए गए, लेकिन पुलिस ने पहुंचकर रंग में भंग भी डाल दिया। दिन ढलते ही शहर में लोग अपनी हसरत पूरी करते हुए नजर आए। कोरोना की परवाह किए बिना पार्क में खासी भीड़ नजर आई। बाहरी बेंगलुरु के रामनगरा में नए साल की पार्टी में देर रात पुलिस ने रंग में भंग डाल दिया। यहां तैयारी अच्छी चल रही थी, खाने पीने का भी पूरा इंतजाम था, लेकिन ये पुलिस की नजरों से नहीं बच सका। कहीं छुपकर नए साल का जश्न मनाने की कोशिश की गई तो रात के कर्फ्यू की वजह से जो लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए थे, वो अपनी हसरत दिन में पूरी करते नजर आए। शहर के बीचों बीच कब्बन पार्क में भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आए। बच्चों को घुड़सवारी करवाते माता पिता की भी लापरवाही साफ थी। यहाँ मास्क की भी किसी को परवाह नहीं। हाँ, मास्क क्यों नहीं लगाते? लगा लेंगे। आप भी नहीं लगाए हुए, वो भी नहीं लगा रहा। ऐसा तो पूरे बहुत नहीं, तो क्यों नहीं लगा रहे? तो वायलेशन है ना। लगा लेंगे जो। पार्क में कोरोना की परवाह किए बिना लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कोरोना की भी किसी को फिक्र नहीं। हम लोग नए साल की खुशियां धीमी गति से मना रहे हैं। हम लोगों को घरों में ही नया साल के खुशामद करने का मौका मिला अपने दोस्त अहबाब के साथ। नहीं, कोरोना की वजह से नहीं गए कल, और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि सुबह जो 6 o'clock जो कर्फ्यू स्टॉप होगा उसके बाद हम लोग निकलेंगे। कर्नाटक में तेजी से बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए पुलिस अधिकारियों के साथ साथ राज्य के गृह मंत्री भी 31 दिसंबर की रात सड़क पर नजर आए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात में शनिवार को सूरत को 4 शहरों से जोड़ने वाली अंतर्राज्यीय हवाई सेवा और अहमदाबाद में एक हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत की गई है। सूरत से अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर और अमरेली के लिए सफर के लिए टिकट की शुरुआती कीमत 1999 रुपए रखी गई है। वहीं अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट से एक हेलीकॉप्टर जॉय राइड शुरू की गई है, जो कि रिवर फ्रंट से नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बीच होगी, जिसमें प्रति व्यक्ति 2360 रुपए का टिकट रखा गया है।